Dear students, today we shall discuss what will happen when there are proteins, when there are lipids, fats as the respiratory substrates. देखो मैं आपको समझाऊं यहाँ पे पहले आपको पता है हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक जनरल एक्शन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। इसको एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बनता क्या है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है जो नॉर्मली होता है। ओके, फिर पायरुवेट से क्या निकलता है? फिर पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, लिंक रिएक्शन। वेरी गुड, इसका लिंक रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है पर और एनएच भी बनता है। देखो इसको। Now, this is when glucose is respiratory substrate, which normally is. Okay. Now, if sometimes if we have fatty acids or fats, for example, okay, हमारे पास for example fat है, fat, triglyceride, fat है, lipids है for example. तो fat में क्या होता है? Fat 2 चीजों का बना हुआ है, ये fatty acids का बना हुआ होता है और ग्लिसरॉल का। तो फैट्स को जो है यहाँ पे अगर मैं बोलूं, फैट से जो है हमारे पास 2 चीजें निकलते हैं इससे। वन इज, इसको हम बोलते हैं, अगर हम देखें फैट का एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एज, तो मैं आपको एक चीज बोलूं सीधे यहाँ पे, फैट क्योंकि 2 चीजों का बना हुआ है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल से यहाँ पे कोई वास्ता नहीं है हमें। फैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड्स को एक प्रोसेस होता है, फैटी एसिड्स को एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन। एंड देखो, फैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स अंडरगो a process called beta oxidation to produce acetyl coenzyme। फैटी एसिड से बनता है acetyl coenzyme। बीटा ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। जब एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा पायरुवेट से, तब इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। जब एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा फैटी एसिड से, तब बोलते हैं इसको बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ये फैट्स को एक प्रोसेस होता है जब फैटी एसिड तब्दील होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ना बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, तो अगर हमारे पास प्रोटीन होगा एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन किसका बना हुआ है? एमिनो एसिड्स का। हां, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स का बना होता है। एमिनो एसिड्स को क्या होता है? एमिनो एसिड्स को एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। डी मींस लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप। इस अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप चलता है बाहर। जब अमीनो एसिड्स को हो जाएगी डीअमाइनेशन, लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। That means acetyl coenzyme A ये कॉमन सिंक है, एक कॉमन ऐसे the end product ऐसे, it's the common end product of carbohydrates like glucose, fats through beta oxidation, and proteins or amines through deamination। तो ultimately acetyl coenzyme को क्या प्रोसेस होता है? कहाँ से आ जाएगा? acetyl coenzyme मिलता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ये आपस में मिलते हैं, ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन मिलता है 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड साइट्रेट। यू नो इट, 6 कार्बन कंपाउंड। फिर क्या बनेगा साइट्रेट से? आइसोसाइट्रेट, शाबाश। फिर अल्फा कीटो ब्यूटारेट, शाबाश। फिर सक्शनल कोएंजाइम है, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमेरेट, फिर मेलेट, फिर ऑक्सीडेशन। दिस साइकिल इज कॉल्ड एज टीसीएस साइकिल, जो हमने आगे पढ़ा है टीसीएस साइकिल। इस टीसीएस साइकिल में क्या होगा? ओवरऑल फिर टीसीएस साइकिल में ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे बाहर, CO2 निकल जाएगा, NADH बनेंगे, ATP बनेगा एक जगह पे और FADH2 निकलता है एक जगह पे। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस इज हाउ बेसिकली फैट्स, these carbohydrates and proteins find the common root, or we say that they form a common root in case of aerobic respiration, so that they can produce the common substrate called acetyl coenzyme A। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है इसमें? टीसीएस आपको पता है ओवरऑल
हम बोलते हैं रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस डिग्रेडेटिव प्रोसेस। लेकिन जो एक क्रिब्स साइकिल है ना, ये वाला टी से क्रिब्स साइकिल, क्रिब्स साइकिल यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, क्रिब्स साइकिल is a part of aerobic respiration. Krebs cycle is considered amphibolic in nature. Krebs cycle is amphibolic in nature. आपको पता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में डिग्रेड होते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस में छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो हमने बोला था पहले लेक्चर में। क्रिब्स साइकिल एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, इसमें कैटाबॉलिक नेचर भी है, एनाबॉलिक नेचर भी। अगर आप देखेंगे यहाँ ऑक्सोएसिटिक एसिड मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, आप देखो साइट्रेट फिर कार्बन एसिटेट फिर कार्बन एसिड निकलता है, छोटा मॉलिक्यूल निकल गया। देखो बड़ा मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्ट होता है 4 कार्बन कंपाउंड है। बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन निकलते हैं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन ये पार्ट ऑफ कैटाबॉलिक है, लेकिन इसका एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। फॉर एग्जांपल जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैट वापस भी बन सकते, फैटी एसिड वापस बन सकते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यहां पे करवा दूं, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये फैट सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फैट बनता है, फैट मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इसका एनाबॉलिक नेचर है, एनाबॉलिक पार्ट है। और यहां पे देखो सक्शनल कोएंजाइम ए एक जगह पे है, सक्शनल कोएंजाइम ए क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, जो प्लांट्स में क्लोरोफिल बनता है वो सक्शनल कोएंजाइम ए से बनता है। सक्शनल कोएंजाइम ए किसमें इन्वॉल्व होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहां पे सक्शनल कोएंजाइम जिबरलिक एसिड Ga जिबरलिक एसिड, जिबरलिन, उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इस तरह कुछ फॉर एग्जांपल ऑक्सोएसिटिक एसिड ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से इस क्रिब्स साइकिल के दोनों ऐसे पाथवेज फॉलो करता है, ये दोनों नेचर दिखाता है। It shows both catabolic as well as anabolic nature. That's why Krebs cycle is regarded as amphibolic in nature. It shows both catabolic and anabolic nature. कैटाबॉलिक कैसे? कैटाबॉलिक के पास ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक कैसे? बिकॉज़ सम इंटरमीडिएट्स, सम ऐसे इंटरमीडिएट्स मतलब हो गया जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं बीच में सबस्ट्रेट्स, सम इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रिब्स साइकिल आर इन्वॉल्वड इन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेसेस like acetyl coenzyme A in fat synthesis, succinyl coenzyme A in chlorophyll synthesis। ये इसके एनाबॉलिक पार्ट से एनाबॉलिक पाथवे दिखाता है, लेकिन नॉर्मली क्रिब्स साइकिल क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन इन चीजों की वजह से ये बनता है एनाबॉलिक भी। जो प्रोसेस दोनों चीजें दिखाएगा, एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी, इसको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक। क्रिब्स साइकिल इज एम्फीबॉलिक। चूंकि क्रिब्स साइकिल इज पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन को और भी हम टेक्स्ट बुक वाले लिखा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाले में respiration is an amphibolic pathway because of the Krebs cycle. Krebs cycle is an important component of this aerobic respiration जो amphibolic nature दिखाता है, catabolic nature भी। and what's the amphibolic nature now? A process which shows both anabolic and catabolic nature, that's called as amphibolic pathway. Example is Krebs cycle of aerobic respiration। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फिर देखेंगे हम ऑक्सीजन फास्फोरिलेशन। थैंक यू। मुझे बोलो पहले, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी है नेट गेन? शाबाश, 2 एटीपी। कहां? ग्लाइकोलाइसिस में। वेरी गुड। अगर मैं यहां लिखूं GLY, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी निकलते हैं? 2 एटीपी तो नेट गेन, और निकलते हैं 2 NADH। स्टेप नंबर 6 पे अगर आप देखेंगे 2 NADH प्लस H प्लस, ये भी कहां? ग्लाइकोलाइसिस में। बिल्कुल 6 स्टेप पे। शाबाश। फिर इसके बाद क्या होता है? पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम, इसका लिंक रिएक्शन में एक NADH निकलता है ना यहाँ पे, एक पायरुवेट से एक NADH, क्योंकि ये 2 है ना टोटल, तो दूसरे को भी ऐसा ही प्रोसेस हो जाएगा।
तो 2 मीनिंग है टोटल, एक स्टेप में एक, दूसरे पायरुवेट को भी ऐसा ही हो जाएगा। तो 2NADH प्लस H पॉजिटिव, कहां LR लिंक रिएक्शन में। फिर देखो यहाँ पे ट्रिपल साइकिल में मैं एक की बात करूंगा, एक एस्टर एंजाइम को क्या हो जाएगा, दूसरे को भी वही प्रोसेस हो जाएगा। एक NADH, दूसरा NADH, तीसरा NADH, क्योंकि ये एक साइकिल में, दूसरा साइकिल भी हो जाएगा ना इसको, क्योंकि 2 हमारे पास पायरुवेट थे, 2 एस्टर कोएंजाइम भी होंगे। तो एक NADH, दूसरा NADH, तीसरा NADH, टोटल है 6 दो राउंड्स में, 6 NADH प्लस H प्लस का ये क्रिब साइकिल में, KC क्रिब साइकिल में। FADH यहाँ पे एक, तो दूसरा राउंड में भी दूसरा साइकिल भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट थे, 2 एक्स्ट्रा कोएंजाइम भी होंगे, तो 2 बार साइकिल हो जाएगा। तो एक FADH2 एक रिएक्शन में, दूसरे में भी एक, हाँ 2 FADH2 किसमें, ये भी क्रिब साइकिल में। और यहाँ पे एक ATP निकलता है, एक राउंड में एक ATP, दूसरे में एक और 2 ATP, ये भी क्रिब साइकिल में। ये आपको जरूरी याद रखना है, क्योंकि इससे इस पे हम सारा प्रोसेस देखेंगे, ये कहां पे हमें जरूरत लगेगा, सारे ATPs का हम सब मानेंगे। 2 ATP नेट गेन है ग्लाइकोलाइसिस में, 2 NADH भी निकलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, स्टेप नंबर 6 तक आप देखेंगे उसका। 2 NADH निकलते हैं लिंक रिएक्शन में, एक पायरुवेट से निकलेगा एक NADH, दूसरे पायरुवेट से दूसरा, तो 2 NADH। ओवरऑल 3 जगहों पे निकल रहा है, 1 2 3, 3 जगहों पे NADH, तो दूसरे राउंड में भी और 3 जैसे 6 NADH, एक जगह पे FADH2 दूसरे राउंड में भी दूसरा, और एक जगह पे ATP दूसरे राउंड में भी। तो ओवरऑल के पास क्या है, 2 ATP, यहाँ पे 2, ओवरऑल 4 ATP। और ग्लूकोज को हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रिब साइकिल, क्या निकलेगा 2 ATP, यहाँ 2 ATP, ओवरऑल 4 ATP, 2 FADH2 और 6 2 8 2 10 NADH। ओवरऑल जब ग्लूकोज को हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रिब साइकिल, क्या मिलेगा आपको 10 NADH minerals, 2 FADH2 mineral, बेमेरा 4 ATP, थोड़ी याद रखें, थोड़ी बोल के। When one glucose molecule undergoes complete aerobic respiration, that is glycolysis, link reaction and Krebs cycle, it gives rise to, it produces 4 ATPs, 2 FADH2 and the NADH plus H plus। इसका हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे हिसाब, इसको क्या हो जाएगा। एक NADH का वैल्यू होता है 3 ATPs के बराबर, एक NADH का वैल्यू होता है 3 ATPs के बराबर, एक FADH का वैल्यू होता है 2 ATPs के बराबर। अगर हिसाब मारेंगे इसको क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल मैंने बोला आपको 10 NADH ओवरऑल आपको मिलते हैं, 10 NADH, 2 FADH2, 4 ATP। एक FADH का कितना वैल्यू है 2, तो इंटू 2 करेंगे। एक NADH का कितना वैल्यू है 3, 10 दिया को दागो 3 गए 3 ATP, 2 दिने को दागो 4 गए 4 ATP, बेगे यम 5 ATP 4 3 4 कस गए 14 4 कस गए। वो अर्थ ATP 38 ATP is a net gain of total ATPs in aerobic respiration 38। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH निकलता है, इससे नॉर्मली निकलता है प्लांट्स के अंदर 2 ATP। तो हम डिटेल में देखेंगे, हम लिखते हैं नेट गेन ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन 36 और 38। क्यों बोलते हैं 36, क्यों बोलते हैं 38, हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल एज क्रिब साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और बात करेंगे इसको। थैंक यू।